हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। हाल ही में शीतकालीन सत्र का समापन हो गया और इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को चर्चा के साथ पास कराया गया है। उनमें से ही एक महत्वपूर्ण विधेयक था कानून से संबंधित, जो लगभग 160 वर्ष पुराना था और उसे बदलने की मांग लगातार कई संगठनों द्वारा, कई न्यायालयों द्वारा की जा रही थी। उस पर भाजपा गवर्नमेंट ने 2020 में एक समिति बनाई और समिति की सिफारिश के बाद इसमें बदलाव किए गए और अब इसे कानून का रूप दे दिया गया है। यानी अब ये जो विधेयक पेश किया गया है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद परिवर्तन लागू हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम उन परिवर्तनों के बारे में जानेंगे और पुराने विधेयकों में क्या क्या बदलाव हुआ है इसके बारे में जानेंगे। कौन से नए इसमें तथ्य जोड़े गए हैं वो भी जानेंगे और इसका जो इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। यानी कि जो कानून इम्पोर्टेंट हैं और समाज में सबसे ज्यादा प्रभाव रखते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली को चलाने वाले लगभग 150 वर्ष पुराने तीनों कानूनों में पहली बार जो मोदी जी का नेतृत्व है वो देखने को मिला है। इसमें सबसे जो भारतीय आत्मा के साथ बनाए गए जो 3 कानून हैं, जिसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, इस नए कानून में भी ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें कोई भी न्याय पाने से वंचित नहीं रहेगा। नए कानूनों में सबसे पहले महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषयों, देश की सीमाओं की सुरक्षा, करेंसी नोट और सरकारी स्टैंप के साथ छेड़खानी आदि को रखा गया है। मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय करते हुए राजद्रोह की धारा को पूरी तरह से हटाने का काम किया है और राजद्रोह की जगह देशद्रोह को रखा है। मोदी सरकार द्वारा जो ये विधेयक लाए गए हैं, इन कानूनों के लागू होने के बाद पूरे देश में एक प्रकार की न्याय प्रणाली होगी, चाहे वो राम मंदिर हो या फिर धारा 370 हो, 3 तलाक का मामला हो, महिला आरक्षण से संबंधित कोई बात हो या विधेयक हो। इसमें सभी में सरकार ने अपने आप को साबित किया है। देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है और सरकार के खिलाफ कोई कुछ भी कहे, मगर कोई भी देश झंडे, सुरक्षा और संपत्ति के साथ अगर खिलवाड़ करता है तो उसके लिए ये कानून काफी सख्त बनाए गए हैं। गृह मंत्री ने बोला है कि दया का अधिकार उसी का बनता है जो अपने कृत्य पर पछतावा करता है। न्याय प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए अब जिला एवं राज्य स्तर पर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाए जाएंगे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमने भारत की न्याय व्यवस्था को दुनिया में सबसे आधुनिक बनाने का कार्य किया है और जो जितने भी ट्रायल केस होते हैं उनको जितना जल्दी निपटाया जा सके उसका भी प्रोविजन इसमें किया गया है। तो इसमें अब जब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर आते हैं कि 484 धाराएं सीआरपीसी में पहले थी, जो अब 531 धाराएं हो गई हैं। 177 धाराओं में बदलाव किए गए हैं, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 39 नए उप धाराएं जोड़ी गई हैं और 44 नए प्रावधान इसमें ऐड किए गए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं कि सबसे पहला जो है भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय जो न्याय संहिता 2023 है वो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 1860 का स्थान लेगा। ये देश में क्रिमिनल ऑफेंस का प्रमुख लॉ है। नए विधेयक में सामुदायिक सेवा को समाज के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत पहले की 511 धाराओं के बजाय अब 358 धाराएं होंगी। इनमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं और 41 अपराधों में सजा के टाइम को बढ़ा दिया गया है। दूसरा जो कानून चेंज हुआ है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 यानी सीआरपीसी की जगह लेगा। सीआरपीसी अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन और बेल के लिए है। इसके अंतर्गत सीआरपीसी में 531 धाराएं होंगी, जबकि पहले में केवल 484 धाराएं थी। नए विधेयक में 177 धाराओं में बदलाव किया गया है और नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। तीसरा जो कानून चेंज हुआ है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यह विधेयक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। यह अधिनियम इंडियन कोर्ट्स में एविडेंस का जो आधार होता है उससे संबंधित है।
यह सभी नागरिकों और आपराधिक कार्यों पर लागू होता है। इन कानूनों में एफआईआर से लेकर केस डायरी, आरोप पत्र और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत पहले की 167 धाराओं के बजाय अब 170 धाराएं होंगी। 24 धाराओं में बदलाव किए गए हैं। तो जो कुछ महत्वपूर्ण कानूनों में बदलाव किया गया है, अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे जो मॉब लिंचिंग और नफरती अपराधों के लिए सजा बढ़ा दी गई है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि बिल के पुराने संस्करण में मॉब लिंचिंग और जो नफरती अपराध के लिए न्यूनतम 7 साल की सजा का प्रावधान था। इसमें कहा गया था कि जब 5 या अधिक लोगों के एक समूह द्वारा सामूहिक रूप से जाति या समुदाय आदि के आधार पर हत्या करने के मामले में हमलावर समूह के हर सदस्य को कम से कम 7 साल की सजा दी जाएगी। और अब इस अवधि को 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है, आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। दूसरा जो बदलाव है इस पूरे कानून में महत्वपूर्ण कि आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा। देखिए, आतंकवादी गतिविधियों को पहली बार भारतीय न्याय संहिता के तहत पेश किया गया था। पहले इनके लिए विशिष्ट कानून थे। इसमें एक बड़ा बदलाव यह है कि आर्थिक सुरक्षा को खतरा भी आतंकवादी गतिविधियों के अंतर्गत आएगा। तस्करी या जो नकली नोटों का उत्पादन करके जो वित्तीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाता है, वो भी आतंकवादी गतिविधियों के अंतर्गत आएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि विदेश में संपत्ति को नष्ट करना जो भारत में रक्षा या किसी सरकारी उद्देश्य के लिए भी है, तो भी वो आतंकवादी गतिविधियों में माना जाएगा। अब भारत में सरकार को कुछ भी करने पर मजबूर करने के लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना या अपहरण करना भी एक आतंकवादी गतिविधि माना जाएगा। और जो बदलाव हैं, जैसे कि मानसिक बीमार लोगों का जो अपराध है उसके लिए भी अब सजा होगी। तो ये मौजूदा आईपीसी मानसिक रूप से बीमार लोगों की अपराध के लिए सजा में छूट देता था, जो इससे पहले था। अब क्या है कि भारतीय न्याय संहिता के पुराने संस्करण में इसे मानसिक बीमारी शब्द से बदल दिया गया है और अब विक्षिप्त दिमाग शब्द इसके लिए लिया गया है। चौथा जो चेंजमेंट है कि अदालती कार्रवाई प्रकाशित करने पर सजा। बिल के नए संस्करण में एक नया प्रावधान ऐड किया गया है कि जो कोई भी बलात्कार के मामलों में अदालती कार्रवाई के संबंध में अदालत की अनुमति के बिना कुछ भी प्रकाशित करेगा, उसे 2 साल की सजा होगी और जुर्माना भी देना होगा। उसके बाद जो 5वां चेंजमेंट है, छोटे संगठित अपराध की परिभाषा चेंज की गई है। पहले के विधेयक में संगठित आपराधिक समूहों द्वारा किए गए वाहनों की चोरी या फिर जो जेब कतरे होते थे जैसे छोटे संगठित अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया था। अगर इसमें नागरिकों से सामान्य तौर पर असुरक्षा की भावना पैदा होती है तो वो एक तरीके से अपराध माना जाएगा। छठा जो चेंजमेंट हुआ है, सामुदायिक सेवा की परिभाषा। देखिए, नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सामुदायिक सेवा को परिभाषित करती है। इसमें कहा गया है कि सामुदायिक सेवा एक ऐसी सेवा होगी जो समुदाय के लिए फायदेमंद होगी। इसके लिए अपराधी को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। इन विधेयकों में छोटी मोटी चोरी, नशे में धुत होकर परेशान करना और कई अन्य अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई थी। तो इसके बाद जो प्रमुख चेंजमेंट आ रहा है कि जो नए प्रस्ताव आईपीसी में लाए गए हैं, जैसे कि 145 धारा 145 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना या युद्ध छेड़ने का प्रयास करना, अभी तक ये वर्तमान धारा 121 के समान है। एक जो नया आर्टिकल जोड़ा गया है 146 युद्ध छेड़ने की साजिश करना। 147 में ऐड किया गया है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि एकत्र करना। अब धारा 150 जो इसमें ऐड की गई है वो क्या कहती है, जो कोई धारा 150 की अब बात करते हैं कि जो कोई जानबूझकर या जानबूझकर बोले गए या जानबूझकर लिखे गए शब्दों से या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग से या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करता है, तो ये भी आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी। भारत की संप्रभुता या एकता को, अखंडता को खतरे में डालता है तो भी ये एक दंडनीय अपराध माना जाएगा, एक आतंकवादी घटना के तौर पर इसको देखा जाएगा। रेप पीड़ितों की पहचान उजागर करने पर सजा दी जाएगी। नए कानून में बलात्कार पीड़ित की पहचान उजागर करने पर सजा का प्रावधान है। धारा 72(1) में जो कोई नाम या किसी भी मामले को मुद्रित या प्रकाशित करता है जिससे व्यक्ति की पहचान हो सकती है तो उसे दंड देने का प्रावधान किया गया है। आजीवन कारावास को भी इसमें परिभाषित किया गया है।
देखिए, आजीवन कारावास को प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास के रूप में परिभाषित किया गया है। कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ है उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन की जो टाइम बचा है वो कारावास में ही कटेगा। महिला की निजी तस्वीरें वायरल करने पर भी होगी सजा। देखिए, नए कानून में किसी महिला के निजी वीडियो या फोटो को वायरल करने पर अपराध माना जाएगा। धारा 76 में जो कोई किसी महिला की ऐसी परिस्थिति में निजी कार्य करते हुए देखता है या उसकी फोटो खींचता है जहां उसे आमतौर पर अपराधी की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। एफआईआर से जजमेंट तक सब प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सबसे मेन पॉइंट, 2027 तक सभी कोर्ट को जो है वो डिजिटल तौर पर उसको पूरा डिजिटलाइज्ड कर दिया जाएगा और 0 एफआईआर कहीं से भी रजिस्टर किया जा सकता है। अगर किसी को भी इसमें अगर किसी के खिलाफ शिकायत मिली तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको तुरंत परिवार को सूचित कर दिया जाएगा। 180 दिन में जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेजना होगा। गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने वाले को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। आईपीसी में 533 धाराएं बचेंगी, 133 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 9 धाराओं में बदलाव किए गए हैं, 9 को हटा दिया गया है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब जो ये महत्वपूर्ण चेंजमेंट थे वो सभी आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की गई है। बाकी चेंजमेंट बहुत हैं, जो नई धाराएं जुड़ी हैं वो भी बहुत हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो महत्वपूर्ण धाराएं इसमें ऐड करने की कोशिश की गई है वीडियो में और आपको समझाने की कोशिश की गई है। कुछ धाराएं छूट भी गई होंगी तो भी आपको समय समय पर अगर कोई आर्टिकल या फिर कोई न्यूज आती है न्यूज़पेपर में उसके माध्यम से बता दिया जाएगा। ये आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो की जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।